नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपके लिए लेकर आया हूं उसका नाम है एसएससी जीडी। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों 54,000 पोस्टें आई हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की। जो आरपीएफ, सीएसएस आदि जो पोस्टिंग होती है उनमें जो पोस्टेड होते हैं कांस्टेबल, उनकी एसएससी के द्वारा जीडी कांस्टेबल में 54,953 पोस्टों के समथिंग पोस्टें आई हैं। यानी पूरी पूरी एक 55,000 पोस्टें हैं जो अपने लिए एक स्वर्णिम अवसर साबित होगा। तो अब बात यह आती है कि ये एसएससी जीडी होती क्या है, इसमें कितने पद अलॉट किए गए हैं, जिसमें जनरल के कितने, ओबीसी कितने, एसटी कितने, एससी कितने, अदर कितने हैं, महिलाओं के कितने, पुरुष के कितने, किस प्रकार से इसका एग्जाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कैसे उनकी तैयारी करनी है, कितने नंबर के आएंगे, फिजिकल होगा तो कैसे होगा, कब होगा, ओवरऑल सारे क्वेश्चनों का जवाब करते हैं, जिससे माइंड में कम से कम एक सेटअप तैयार हो कि अगर अपने को तैयारी करनी है तो किस किस प्रकार से करनी है और कौन कौन से पदों के लिए तैयारी करनी है। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। पहला क्वेश्चन, अब की बार जो एसएससी जीडी कांस्टेबल आई है 2018 में, इस एसएससी जीडी कांस्टेबल में लमसम कितने पद हैं? पूरे 55,000 यानी 54,953 पद अलॉट किए गए हैं। लमसम ये पद है, टोटल आप ये समझ सकते हो 55,000 है। यानी कम से कम आपके लिए 55,000 पोस्ट आई हैं, जिनमें से केवल अपने को एक पोस्ट चाहिए। तो नेक्स्ट, अब अपनी तैयारी अपने को तेज करनी होगी जिससे अपन यहां पर एक पद ले सके। तो आओ दोस्तों इसके बारे में नॉर्मली एक बार फिर डाटा देखते हैं कि पुरुष और महिला को कितने कितने पद दिए गए हैं किस किस श्रेणी में। सबसे पहले बात करते हैं जनरल श्रेणी की। जनरल में पुरुषों के लिए 24,595 पद अलॉट किए गए हैं, जबकि महिलाओं के लिए 4,024 पद अलॉट किए गए हैं। ओबीसी में पुरुषों के लिए 10,215 पद अलॉट किए गए हैं, जबकि महिलाओं के लिए 1,751 पद अलॉट किए गए हैं। एसटी में पुरुषों के लिए 4,325 पद अलॉट किए गए हैं, जबकि महिलाओं के लिए 588 पद अलॉट किए गए हैं। एससी में पुरुषों के लिए 8,172 पद अलॉट किए गए हैं, जबकि महिलाओं के लिए 1,283 पद अलॉट किए गए हैं। तो दोस्तों ये तो होता है लमसम डाटा कि आपको पता रहे कि आप जिस भी श्रेणी में आते हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, तो आपको कम से कम ये पता चल जाए कि अपने पास कितने पद आए हैं। और अगर आप नॉर्मली देखो तो लेडी हो या पुरुष हो, सबके पास 2,000 से ज्यादा ही पद है। कहीं कहीं पर तो नए नए करते हुए 24,000 पद जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पोस्टें तो बहुत है और अपने को केवल एक पोस्ट चाहिए, क्योंकि अपने को तो एक सीट पर बैठना है। ऐसा तो हो नहीं सकता 2 सीटों पर ऐसे टांग पसार कर बैठे, कदे एक सीट भी मेरी, एक सीट भी मेरी। तो ये तो होने से रहा। अब नेक्स्ट, अपने को 55,000 में से केवल एक पद लेना है, लेकिन सबसे खास बात यह है इन 55,000 पोस्टों के लिए 55 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 54,50,000 लोग फेल होंगे तब किसी को एक पद मिलेगा। तो बात यह आती है कि अब इसकी तैयारी कैसे करें। अभी तो केवल नॉर्मली अपन ने डाटा देखा था कि हाँ भाई कितने पद आए हैं और किस श्रेणी के पास कितने पद हैं। नेक्स्ट, अब एज लिमिट देख लेते हैं एक बार। इसमें एज लिमिट दी गई है 18 से 23 वर्ष। यह है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आरक्षण है एससी, एसटी और ओबीसी तो उनके लिए एज लिमिट में छूट दी गई है, जो आप चाहो तो नोटिफिकेशन में देख सकते हो कि आप जिस श्रेणी के हो आपके पास लास्ट एज कितनी दी गई है। बाकी जो नॉर्मली पद दिया गया है, पोस्ट, ये जो आयु दी गई है, एज दी गई है, ये दी गई है 18 से 23 वर्ष तक के ही बंदे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जीडी कांस्टेबल में जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, ये तो आता है नॉर्मली डाटा कि चलो माना कि इतने पद आए हैं, इनमें से अपन एक पद ले भी सकते हैं और आराम से थोड़ी अच्छी तैयारी करें तो 55,000 में से एक पद लेना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? कम से कम केवल मात्र 3 या 4 महीने की अगर जच्चाकर तैयारी करें तो एक पद आ जाएगा। तो इसका एग्जाम किस प्रकार से होगा? क्या अपन एग्जाम में बैठेंगे, पास होंगे, अपने को पोस्टिंग दे दी जाएगी क्या? तो ना दोस्तों, ये 3 स्तर में किया जाएगा। सबसे पहले एग्जाम होगा जिसको अपन रिटन एग्जाम कहते हैं, कंप्यूटर बेस होगा, जिसमें अपने को एबेसेदा ऑब्जेक्टिव अपने को क्लिक कर रहे रहेंगे कंप्यूटर पर बैठकर। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या होगा? एग्जाम होगा। जैसे अपन एग्जाम में पास हो जाते हैं तो एक पद के लिए 10 गुना, यानी आप समझ रहे हो कि यहां पर 10 गुना बंदे बुलाए जाएंगे। इसका मतलब अगर एक पद है
तो एक पद पर 10 बंदों का एक्स्ट्रा बुलाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर 55,000 पद है तो 55,000 इंटू 10 इतने बंदे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इसका मतलब जो भी पास होंगे तो एक पद के लिए 10 बंदों को पास किया जाएगा। फिर होगा फिजिकल। अब फिजिकल क्या होगा वो नीचे आपको मैं बताऊंगा। जैसे ही आप पास हो जाओगे फिजिकल आपको देना पड़ेगा। पहले मैं आपको रिटन पेपर में कैसे पास होंगे वो बताएंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहले एग्जाम होगा। एग्जाम में जैसे ही पास हो जाओगे फिर फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद में जो भी कैंडिडेट इसमें जाएंगे शायद एक पद पर 3 गुना लेंगे। फिर आई थिंक 3 से 5 गुना ले सकते हैं। इसमें अभी तक फिक्स रेशो पेश नहीं किया गया है। अभी तक केवल इतना रेशो पेश किया गया है कि एक पद पर अपन 3 मान लेते हैं। तो फिर लास्ट में एक पद पर 3 बंदों को लेंगे। उनका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आई टेस्ट होगा, घुटनों का टेस्ट होगा, पूरे शरीर का टेस्ट होगा और जो बिल्कुल परफेक्ट होगा उसको पोस्ट दे दी जाएगी, बाकी को घर पर भेज दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के इच्छुक हो और चाहते हो कि अब की बार एसएससी जीडी कांस्टेबल में एक पद आपका हो, एक गवर्नमेंट जॉब आपकी हो, तो पहले तो होगा आपका रिटन एग्जाम यानी एग्जामिनेशन एबेसा द ऑब्जेक्टिव। अगर उसमें पास हो जाते हो फिर होगा आपका फिजिकल, रनिंग, चेस्ट, हाइट वाली सारी चीजें। और अगर उसमें पास हो जाते हो फिर होगा आपका मेडिकल, आई वाइज सारे टेस्ट होंगे। अब सबसे पहले ही पोर्शन को उठा लेते हैं एग्जामिनेशन। अगर इसमें एग्जाम होगा तो किस प्रकार से होगा, तो दोस्तों यहां जो एग्जाम होगा ये 4 पोर्शन में डिवाइड रहेगा। ये 25 25 25 25 क्वेश्चन आएंगे यानी टोटल जो प्रश्न रहेंगे वो 100 रहेंगे और एवरी क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। इसका मतलब 25 नंबर 25 नंबर 25 नंबर 25 नंबर, इसका मतलब 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट ये कितने क्वेश्चन इसमें आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। एवरी क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा यानी 100 नंबर का ही ये पेपर रहेगा। इसमें जो 25 क्वेश्चन आएंगे ये मैथमेटिक्स के आएंगे। क्लियर। अब मैथमेटिक्स में आप क्या करना है कि मैथमेटिक्स में वो सारी चीज आएंगी जो एसएससी में आएंगी। अब नेक्स्ट, हाँ ये जरूर मानता हूं कि एसएससी जैसे 10+2 आ जाती है, सीजीएल आ जाती है, आपके क्वेश्चनों की जो डिजाइन होती है वो हार्ड होती हुई चलती है, लेकिन आएंगी वही सारी चीजें। हाँ ये जरूर मान सकता हूं कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सरल आ सकता है, वो का वही प्रतिशत, लाभ हानि, आपका एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ओवरऑल सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी। नेक्स्ट 25 जो क्वेश्चन आएंगे वो रीजनिंग के आएंगे जो 25 ही नंबर के रहेंगे। रीजनिंग में वो के वही सारे आपके कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, आपकी जो भी वर्णमाला से रिलेटेड है सब चीजें आएंगी। नेक्स्ट 25 जो क्वेश्चन आएंगे वो जीके जीएस के आएंगे। इसका मतलब यह है कि 25 नंबर की आएगी जीके जीएस। इसमें निर्णय करते हुए आपके 13 नंबर की आएगी जीके और निर्णय करते हुए 10 नंबर का आएगा जीएस और 3 नंबर का आएगा करंट। तो इसका मतलब ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि इस 25 नंबर की आपको तैयारी कैसे करनी है कि आपको पूरा तो जीके पढ़ना होगा। जीके में आपका पॉलिटिकल आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, आपका ज्योग्राफी आ जाएगा एंड इकोनॉमिक्स आ जाएगा। पूरा का पूरा जीएस पढ़ना होगा जिसके अंदर बायोलॉजी आ जाएगा, आपका फिजिक्स आ जाएगा, देन केमिस्ट्री आ जाएगा। एंड करंट जीके को आप भूल मत जाना, करंट जीके 3 से लेकर 5 नंबर तक का आ सकता है। अभी हाल फिलहाल में इस करंट जीके ने अच्छे स्टूडेंट को रुलाया है। नेक्स्ट, जिसने ये सोचा था करंट जीके कुछ नहीं है यार, करंट जीके तो अपन बैठकर भी कर देंगे, इस करंट जीके ने ऐसा करंट दिया है कि छोरा अभी तक धूज ही रहा है। नेक्स्ट, जिसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण अगर मैं आपको बताना चाहूं तो दिसंबर 2017 में दिल्ली पुलिस लड़के ऐसे ही चले गए थे आनंद फानन में, करंट जीके इतना आया कि रोते रोते वापस आए। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान कांस्टेबल का एग्जाम लगाया है, इसमें बी पोर्शन में जितने भी लड़के फेल हुए हैं उनको करंट जीके नहीं फेल करवाया है। इसका आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि 25 नंबर की जो जीके आएगी इसमें जीके भी आएगी, जीएस भी आएगी, करंट जीके भी आएंगी, तीनों पर आपकी कमांड होनी चाहिए। देन वेरी मोस्टेड दोस्तों 25 जो क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के वो आएंगे हिंदी एंड इंग्लिश। ये चूजिंग लैंग्वेज है, अगर आप चाहते हो हिंदी तो हिंदी चूज कर सकते हो, इंग्लिश तो इंग्लिश चूज कर सकते हो। जैसे आप फॉर्म भरने जाओगे वहां पर या तो आप खुद फॉर्म भरोगे या किसी कंप्यूटर वाले से भरवाओगे, तो आपके पास ऑप्शन मांगा जाएगा कि हिंदी या इंग्लिश, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप हिंदी करते हो तो दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान रखना, आप ग्रामर पर यानी व्याकरण पर ध्यान मत देना। मैं खुद कह रहा हूं व्याकरण पर ध्यान मत देना, आप रटने वाली चीजों पर ध्यान देना। अच्छा, रटने वाली चीज क्या होती हैं, जैसे पर्यायवाची हो गए, जैसे विलोम हो गए, जैसे समानार्थी हो गए, जैसे आपके अनेकार्थक शब्द हो गए, जैसे वाक्यांश का एक शब्द हो गया, ऐसे शब्दों पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि इसमें 25 जो क्वेश्चन आएंगे वो डिवाइड रहेंगे 5 5 5 5 5 में, यानी इसमें 5 क्वेश्चन तो आपके आ जाएंगे पर्यायवाची के,
5 क्वेश्चन आ जाएंगे विलोम के, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके समानार्थी, एकानार्थी, शब्द का एक अर्थी, ऐसे शब्द आ जाएंगे। और 5 क्वेश्चन आएंगे आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, फिर 5 क्वेश्चन आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, आपके ये क्रिया, वाक्य, इनके आधार पर। तो 5 नंबर के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप पर्यायवाची इन सब चीजों को छोड़ दो। हाँ, मैं ये नहीं कहता संज्ञा, सर्वनाम है, ये विशेषण है, इन पर ध्यान मत दो, मैं कहता हूं इन पर ध्यान दो, लेकिन ज्यादा ध्यान उन पर दो पर्यायवाची विलोम जो आपको 20 नंबर देकर जाएंगे। अगर ध्यान रखना दोस्तों, इनका सबसे शानदार तरीका यह है कि आज से ही आप 10-10 10-10 10-10 10-10 याद करना स्टार्ट कर दो। अगर 10-10 अभी से स्टार्ट करना शुरू किया तो आपकी ग्रामर पूरी आपकी जबान पर आ जाएगी। ये सबसे बड़ा पोर्शन बनेगा आपकी सफलता का। आपको कम से कम नए करते 22 से 23 नंबर देकर जाएगा ये अकेला पोर्शन। क्लियर? क्योंकि इसकी जो आप ये सोच रहे हो कि जीडी की क्या मेरिट छूटती होगी, इसकी मेरिट जाएगी आउट ऑफ 75, 75 से ऊपर इसकी कट ऑफ जाएगी। तो आपको जो सबसे ज्यादा नंबर देगा वो इधर का हिंदी पोर्शन, ऊपर का रीजनिंग पोर्शन ही देगा। मैथ और जीके आप ये सोचो आपको नंबर देगा ना, ये तो आपका अदर सारे स्टूडेंटों का बरोबर सा होगा। पास तो आपको ये करवाने की कोशिश करेगा जो मेरिट लिस्ट तोड़ेगा। क्लियर? तो इसका ना आपको पता होना चाहिए कि आप हिंदी में क्या पढ़ो और कौन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इन सब के लिए आपके पास 90 मिनट रहेंगी, यानी आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट पे करने होंगे, जो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको जीके और हिंदी यही बहुत सारा टाइम दे जाएंगे, क्योंकि इनमें पढ़ना, टिक करना, पढ़ना, टिक करना, पढ़ना, टिक करना, पढ़ना, टिक करना होता है और कुछ नहीं होता। क्लियर? तो ये आपको समय देकर जाएंगे मैथ और रीजनिंग के लिए। तो नेक्स्ट आपको प्रॉपर पता रहना चाहिए कि इनके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके एंड 25 हिंदी। क्लियर? वो एवरी क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 25-25 का पोर्शन रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट में आपको ये सारा करना है। अब नेक्स्ट इनको करना है तो आपको आज से ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि यहां से जीडी आपको देगी 3 से 4 माह का समय मैक्सिमम है ये। और वास्तविकता की बात यह है कि 3 से 4 माह अगर अपन नॉर्मली तैयारी करते हैं तो 10वीं क्लास पास नहीं होती। तो अब ऐसी कौन सी तैयारी करें कि अपन 3 से 4 माह में जीडी क्रैक कर जाए, पूरे इंडिया लेवल पर एक पद लेकर आ जाएं। क्योंकि 3 से 4 माह अगर आप 3-3 4-4 घंटे पढ़ते हो तो आपको भी पता है, मेरे को पता है, साला 6 महीने पढ़कर तो 10वीं पास नहीं हुई। फिर भी लास्ट में जाकर यही सोचते थे कि सेकंड आएंगे या फर्स्ट आएंगे। यहां तो पूरे भारत में अपने को एक पद लेकर आना है, तो इसके लिए पर्टिकुलर प्लानिंग चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, तैयारी पूरा भारत करेगा, सिलेक्शन वो स्टूडेंट देगा जो प्लानिंग के साथ तैयारी करेगा। तो प्लानिंग आज से स्टार्ट हो जानी चाहिए, जिसमें सबसे पहला पोर्शन उठा लेना आप सिलेबस। आपके पास कंपलसरी सिलेबस होना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सा मैथमेटिक्स की प्रश्नावली आएंगी, कौन कौन सी रीजनिंग की प्रश्नावली आएंगी, आपके जो जीके है उसमें जीके में, जीएस में एंड करंट में क्या क्या मुद्दे आएंगे, देन आपका जो हिंदी या इंग्लिश जो भी ले रहे हो उसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सब कुछ पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, आ जाए तो ये भी आ जाए, तो ये भी आ जाए, तो वो एग्जामिनर वो पागल नहीं है। और अगर आप सब कुछ ही पढ़ते चले गए तो आपका माइंड इतना पजल्ड हो जाएगा कि जिसकी तैयारी कर रहे हो वही नहीं पढ़ पाओगे और उसी में रह जाओगे। क्योंकि कहा जाता है सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पढ़ते हो, सिलेक्शन तो इस बात पर डिपेंड करता है आप क्या पढ़ते हो। तो आपकी जो तैयारी रहे वो सिस्टमेटिक रहे एंड टारगेट बेस रहे कि आपको पता रहे अपने को क्या पढ़ना है। दूसरा, जो भी पढ़ो दोस्तों कंपल्सरी है उसका रिपीट कंपलसरी करते हुए चलना। जैसे जो आपने कल पढ़ा है उसका आज रिपीट करना है, फिर 2 दिन का जो आपने पढ़ा है उसका परसों रिपीट करना है, फिर 3 दिन में जो आपने पढ़ा है उसका रिपीट करना है। कम से कम एक बार पढ़े हुए का 8 से 10 बार रिपीटेशन कंपलसरी है। अगर कोई ये बुद्धिजीवी स्टूडेंट है जो ये सोचता है ना एक बार में याद हो जाएगा, एक बार में तो दोस्त का नाम याद नहीं होता चलते फिरते, तो वो चीज कैसे याद होगी जो जिंदगी में पहली बार देखने जा रहे हो। ना तो अपन ने जीके देखी, ना मैथ देखी, ना रीजनिंग देखी, ना हिंदी देखी, और पर्यायवाची तो इतने हैं कि पर्यायवाची याद करते करते खुद का नाम भूल जाओगे, कहते मैं किसका पर्यायवाची हूं। तो ये पोजीशन है, जो भी पढ़ो उनका रिपीट करते हुए चलना, तभी आपके माइंड में वो स्थायित्व जमाएगा कि हाँ ये चीज है। नहीं तो आज पढ़े परसों भूल जाओगे। तो उनका जितना रिपीट करोगे उतना आप टारगेट के पास जाओगे। पिछले साल के पेपर देखते हुए चलना, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रश्नावली में से या कौन से पॉइंट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जो मैंने आपको बताया है पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, एकानार्थी, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही पिछले साल के पेपर देखोगे आपका खुद का माइंड सेट हो जाएगा कहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
और कौन से पोर्शन सबसे पहले अपने को उठाने हैं, क्योंकि कहने में तो सारी गाइडें आपको यह कह देंगी यहां से हमारी गाइड में से इतने क्वेश्चन पड़े, जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करते हो कि पिछले साल में क्या क्या आया है तब तक आप पता नहीं लगा पाओगे क्या आया है क्या नहीं आया है। तो पिछले साल के 2-3 साल के पेपर उठाओ और आपको पता चले कि हाँ भाई इसका पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से इसकी तैयारी होती है। देन वेरी मोस्ट इट, जैसे ही आपका कोर्स पूरा हो जाए और आप एक बार पूरा कोर्स कर लो कि हाँ भाई आपने एक बार पूरी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी ये पढ़ ली है, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट निकालना शुरू कर देना। जब तक एग्जाम ना आए तब तक निकालते चले जाना। मैं तो ये कहता हूं दोस्तों 50 से लेकर 100 प्रैक्टिस सेट निकालना। ये प्रैक्टिस सेट आपके माइंड को स्थायित्व देंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या आंसर मानता है। कई बार अपन आंसर कर देते हैं, फिर वो बात आती नहीं एग्जाम में, क्लियर, और अपन कहते हैं इसमें तो ए होना चाहिए, एग्जामिनर दे मानता है। तो पोजीशन क्या होती है, अपने को अपनी सोच के अनुसार नहीं, एग्जामिनर की सोच के अनुसार चलना पड़ेगा कि वो इस कंडीशन में क्या आंसर मांगना चाहता है। क्योंकि अभी पहली बार बैठेंगे तब तक तो अपने को क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। दूसरा, अपने को पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए। कितनी बार आता है निम्न में से विलोम नहीं है, निम्न में से तत्सम नहीं है, और लड़का इतनी तेजी से जाता है गोली गट होकर निम्न में से तत्सम है टिक करके वापस आ जाता है। फिर दोस्त कहते हैं क्या किया, कहते यार इसमें तो नहीं पूछ रहा अब क्या, अब 3 साल के लिए आ ही करता रहे, अगर टाइम मिल गया तो दोबारा तैयारी करना, नहीं कहीं पे पलदारी करना। तो पोर्शन आपको कम से कम प्रैक्टिस सेट निकालने हैं जिससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न चले और क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है वो पैटर्न भी आपको पता चले, एग्जामिनर क्या चाहता है वो आपको पता चले। और अगर आपने 50 प्रैक्टिस सेट निकाल दिए तो दोस्तों माइंड इतना सेट हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कंडीशन में क्या आंसर माना जाता है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको कम से कम 70% कंडीशन वही मिलेंगी जो प्रैक्टिस सेट में आती है। दूसरी सबसे खास बात, कम से कम आपको 30% क्वेश्चन तो वहां रिपीट ही दिख जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है ही इतने, एक ही क्वेश्चन को 4 बार घुमाकर पूछ लेते हैं तो वो वहीं पर आ जाएगा। तो 30% तैयारी तो आपकी यहीं से रहेगी। एग्जाम पैटर्न आपको 70% समझ में आ जाएगा। 30 और 70 मिलाओ तो नए करते हुए सिलेक्शन पर जाकर रुकोगे, और जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन चारों चीजों को मिलाकर फिर फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा कि पहले पुरुष और महिला रनिंग देख लेते हैं। पुरुषों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में भागना है, जबकि महिलाओं को 1600 मीटर 8.5 मिनट में भागना है। तो पुरुषों को 5 किलोमीटर भागना है, महिलाओं को 1600 मीटर, पुरुषों को 24 मिनट में जबकि महिलाओं को 8.5 मिनट में। अब देख लेते हैं हाइट में देखते हैं पुरुषों में जनरल, ओबीसी और एसटी, जनरल, ओबीसी और एसटी की हाइट रहनी चाहिए पुरुषों की 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की रहनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, जबकि एसटी की रहनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और एसटी में महिलाओं की रहनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब चेस्ट देख लेते हैं। महिलाओं का कोई चेस्ट मापन नहीं होता है। नेक्स्ट पुरुषों का चेस्ट मापन होगा जिसमें जनरल, ओबीसी, एसटी, जनरल, ओबीसी, एसटी इनका चेस्ट होना चाहिए 80.5, क्लियर, 80.5 सेंटीमीटर, ये और वो भी कैसे, बिना फुलाई। और इसी की जगह एसटी का होना चाहिए 76.5। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 ही चीज आपसे मांगी जाएंगी, रनिंग, देन आपसे पूछा जाएगा हाइट और उसके बाद में होगा चेस्ट। तो जैसे आपकी हाइट क्लियर हो जाएगी वैसे रनिंग करवाया जाएगा। रनिंग में अगर आप 24 किलोमीटर यानी 24 मिनट में 5 किलोमीटर भाग लेते हो, देन आपके चेस्ट को देखा जाएगा। उसमें भी ये रहेगा कि बिना फुलाए तो 80 होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर और बढ़ जाना चाहिए। ये नॉर्मल सी बात है, ये तो आप फिजिकल कर लोगे, ये तो मेरे को पूरा विश्वास है। सबसे पहले आपको यहां से निकल कर आना कंपलसरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब की बार एसएससी जीडी 55,000 पोस्टें आपके लिए लेकर आई हैं। ये एसटी, एससी, ओबीसी के लिए ये पोस्टें हैं जिसमें ये आयु है। इस प्रकार से एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न 25-25 नंबर का रहेगा। उनके आपको ध्यान रखना, सिलेबस पता होना चाहिए, रिपीटेशन कंपलसरी होना चाहिए। पिछले साल के पेपर निकाल कर देखो कि क्या आता है क्या नहीं आता, और प्रैक्टिस सेट निकालो, और ये होता है आपका फिजिकल। दोस्तों ये होता है एसएससी जीडी। और भी जो लेटेस्ट एग्जाम आती रहेंगी उनमें क्या आता है और क्या आपको करना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी, कितने नंबर की आएंगी, सब आपके पास मैं लेकर आता रहूंगा। फिर भी अगर कोई ऐसे एग्जाम है जो बाई चांस मेरी नज़रों में नहीं आई और आपको लगता है इस एग्जाम के लिए हमको पता चलना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हो। मैं वीडियो के द्वारा उस पर भी आपको गाइडेंस देता रहूंगा। एक सबसे खास बात दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें
जिससे सभी एग्जाम की तैयारी और उनसे रिलेटेड करंट जीके, आपके जितने भी जीके से रिलेटेड वीडियो होते हैं वो आपके पास पहुंचते रहें। एक दोस्त तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अपने दोस्त भी इसकी सुविधा ले सके। थैंक यू एंड धन्यवाद।